हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो एक और सिस्टम में इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है स्किन। और स्किन से जो अदर एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि नेल्स, हेयर्स, सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स, जो स्किन में जो ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द स्किन, हेयर, नेल्स एंड इट्स अदर एक्सेसरी ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, जो बैचलर का जो सिलेबस है, उसमें स्किन का ही स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्किन का स्ट्रक्चर। स्किन का जो मेन पार्ट है, दो पार्ट होते हैं, एक एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस बहुत ही थिन होता है, जबकि डर्मिस की थिकनेस ज्यादा होती है। ठीक है। तो स्किन में जो एक तो इसकी जो थिकनेस है, एक तरह से स्किन को हम लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं। जो हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है उसको हम स्किन कहते हैं। और अगर विसरल ऑर्गन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन कौन सा है, तो हम उसको लीवर बताते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पूछ रहा है तो हम बताएंगे स्किन। ये इसका जो एरिया है 2 स्क्वायर मीटर के नियर अबाउट होता है, और जो वेट है इसका 4.5 to 5 kg होगा। और जो इसकी थिकनेस होती है वो थिकनेस 0.4 से लेके 4 मिलीमीटर तक हो सकती है। 0.4 मिलीमीटर जो हमारी आईलिड्स है वो सबसे थिन स्किन होती है। आईलिड्स की, आई के ऊपर जो स्किन होती है आईलिड्स जिसका, तो उसकी जो थिकनेस है सबसे ज्यादा थिन होती है, 0.4 मिलीमीटर का होता है। और जो हमारे पाम एंड सोल्स है, जहाँ पे फ्रिक्शन एक्सपोजर ज्यादा है, फ्रिक्शन एक्सपोजर ज्यादा है, वॉकिंग करते हैं हम लोग या कुछ वर्क करते हैं तो पाम एंड सोल से करते हैं, तो वहां पे जो थिकनेस है वो लगभग 4 mm 5 mm तक जा सकती है। तो थिकनेस की जो रेंज है स्किन की थिकनेस की 0.4 to 5 mm तक हो सकती है। इस पाम एंड सोल्स सबसे ज्यादा थिक होते हैं 4 mm तक। ठीक है। तो स्किन भी में दो मेन पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस हम पहले डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस जो कि बहुत ही थिन होती है, एपिथेलियल टिश्यू में डिस्कस किया था। एपिथेलियल में सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है क्योंकि इनमें लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये एक तरह का स्ट्रैटिफाइड टाइप का एपिथेलियम है। और यहाँ पे केराटिन है, इसलिए इसको हम केराटिनाइज, इनके जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। जो अपर सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, केराटिन होता है उन सेल्स के अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एपिडर्मिस हमारा किस एपिथेलियम का बना हुआ है? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। इनमें 4 तरह के जो सेल्स होते हैं, जो इस एपिडर्मिस से जो मेन सेल्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। नंबर 1 तो हो गए केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स होते हैं। केराटिनोसाइट्स के अंदर मतलब आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गाल्जी बॉडी होगा, कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे। वो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें एक तरह का जो स्पेसिफिसिटी है इसकी, टोनोफिलामेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, जो केराटिनोसाइट्स का जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसे टोनोफिलामेंट कहा जाता है। और वो टोनोफिलामेंट ही आगे कन्वर्ट हो जाता है केराटिन में, केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन। मेन काम क्या है इनका? केराटिन प्रोड्यूस करना, क्योंकि इनके पास क्या है? टोनोफिलामेंट्स। इनके पास लैमिलर ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इनके सेल्स में, और वो लैमिलर ग्रैन्यूल्स एक तरह का वाटर रिपेलेंट लिपिड सॉल्युबल लिपिड कंटेंट है, वाटर रिपेलेंट यानी कि वाटर प्रूफ बनाते हैं एक तरह से। ठीक है। तो जो लैमिलर ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, लैमिलर ग्रैन्यूल्स। इन्हीं केराटिनोसाइट्स में वो लैमिलर ग्रैन्यूल्स होते हैं। और वो सीलेंट टाइप का, जैसे डॉक्टर फिक्सिट एक तरह का सीलेंट है, तो सीमेंट में लगा के फिक्स करते हैं तो जिससे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए,
वाटर का सिक्रीशन हो पाए, वैसे ही ये लैमिनर ग्रैन्यूल्स केराटिनोसाइट्स के एक सीलेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर प्रूफ बनाता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे सेल्स हैं, अच्छा ये जो केराटिनोसाइट्स है लगभग 90% पूरे एपिडर्मिस में 90% होंगे केराटिनोसाइट्स, और जो 8% लगभग होंगे मिलाइनोसाइट्स। मिलाइनोसाइट्स होंगे 8%, ये मिलाइनिन प्रोड्यूस करते हैं। जो मिलाइनोसाइट्स होते हैं 8% ही होंगे, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं मिलाइनिन, जो कि स्किन कलर कंट्रीब्यूट करते हैं, स्किन कलर के लिए जाने जाते हैं। तीसरे तरह का जो सेल्स है वो है एक लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स आप मैक्रोफाज समझ लीजिए, लेकिन ये स्किन में माइग्रेट हो गए हैं, तो इन्होंने लैंगरहैंस कोई जो जिन्होंने ऑब्जर्व किया इस मैक्रोफाज को एपिडर्मिस में, इसलिए इन मैक्रोफाज को इन्होंने नाम दे दिया लैंगरहैंस सेल्स। मैक्रोफाज का काम जो है वही लैंगरहैंस सेल्स का काम है, जो रेड बोन मैरो में ही ये रीजनरेट हुए हैं और ये वहां से माइग्रेट होकर एपिडर्मिस में आ गए हैं, और वहां पे नाम इन्होंने रख लिया है लैंगरहैंस सेल्स। दैट फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस क्या करते हैं, ये इनगल्फ करते हैं उन माइक्रोब्स को जो वो स्किन के थ्रू अंदर आ जाएंगे। क्योंकि इन्फेक्शन में अगर कुछ बैक्टीरिया अगर अंदर आ जाते हैं तो ये लैंगरहैंस सेल्स उनको इनगल्फ करते हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो डर्मिस वाला पोर्शन है या अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कोई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है लैंगरहैंस सेल्स को। ठीक है, तो ये लैंगरहैंस सेल्स माइक्रोफाज जैसा ही काम करेंगे। फोर्थ सेल्स है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स ये एक ही लेयर में पाए जाते हैं, बेसल लेयर में, जो लोवेस्ट लेयर होगा एपिडर्मिस का, जो लोवेस्ट लेयर है वहां पे ये मर्कल सेल्स होते हैं। और ये मर्कल सेल्स जाने जाते हैं टच सेंसेशन के लिए, ये टच सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं मर्कल सेल से एक और अटैच होता है मर्कल डिस्क। मर्कल डिस्क एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन है, स्पेशल टाइप का सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स ये मर्कल सेल से अटैच हो जाता है, और उसे जो टच सेंसेशन है उसको ये डिटेक्ट करता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो टच सेंसेशन जो डिटेक्ट करते हैं वो है मर्कल सेल्स प्लस मर्कल डिस्क। तो ये चार तरह के हम लोग सेल्स जो है ये एपिडर्मिस में होते हैं। इनका हम स्ट्रक्चर अगर देते हैं एपिडर्मिस का, तो थिन स्किन का एपिडर्मिस और एक थिक स्किन का एपिडर्मिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनको हम एपिडर्मिस को स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, लेयर्स जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेटा, एक स्ट्रेटा में कई लेयर्स हो सकते हैं। तो एक तरह से जो स्ट्रक्चर है इनको चार और लेयर हो, चार स्ट्रेटम में, और थिक स्किन में अगर है थिक स्किन तो 5 स्ट्रेटम में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैंने थिक स्किन का एक एपिडर्मिस बनाया हुआ है, ये देखिए। ये फर्स्ट वाली जो लेयर है, जो लोवेस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसल। तो ये स्ट्रेटम बेसल लेयर है, सिंगल लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल की, एक ही लेयर होती है, और इस लेयर में पूरे केराटिनोसाइट्स हैं, और कहीं कहीं पे यहाँ पे मिलाइनोसाइट्स भी होंगे बीच बीच में। ये मिलाइनोसाइट्स बनाया है, ये मिलाइनोसाइट्स है, देखो मिलाइनिन प्रोड्यूस करेंगे। और इन्हीं लेयर्स में कहीं कहीं मर्कल सेल्स मिलेंगे, मर्कल सेल्स जो कि मर्कल डिस्क, ये डर्मिस वाला पार्ट है, यहाँ से डर्मिस वाला पार्ट है, तो मर्कल डिस्क की न्यूरॉन, ये एक तरह से मर्कल डिस्क नाम दिया गया है वो सेंसरी न्यूरॉन ही, सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग है जो कि अटैच है इसके साथ मर्कल सेल्स के साथ। मर्कल सेल्स किसके लिए जाने जाते हैं भाई, टच सेंसेशन डिटेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो पाम और सोल्स है, जहां जहां सेंसेशन बहुत ज्यादा महसूस होता है वहां वहां मर्कल सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं अमाउंट में। थिन स्किन में मर्कल सेल्स कम होंगे, लेकिन ये पाम ऑन सोल्स में और लिप्स में यहाँ पे टच करेंगे तो ये टच सेंसेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मर्कल सेल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और भी दूसरे भी टच रिसेप्टर्स होते हैं, वो डर्मिस पार्ट में भी मिलेंगे, लेकिन एक मर्कल सेल ये एपिडर्मिस में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बेसल लेयर है ये नए सेल की माइटोसिस करती है, ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, माइटोसिस होती रहती है, सेल डिवीजन होता रहता है। तो सेल डिवीजन से नए सेल्स बनेंगे तो ऊपर आके अरेंज होते हैं भी।
ठीक है, तो ये जर्मिनेट कर रहे हैं नए सेल्स, तो इनको एक तरह से स्टेटम जर्मिनेशियम भी कहते हैं। इनका नाम क्या है, स्टेटम बेसल को हम स्टेटम जर्मिनेशियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जर्मिनेट कर रहे हैं, नए सेल्स जर्मिनेट कर रहे हैं। तो इन्हीं लेयर्स में जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है, अदर में होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये जर्मिनेट करते हैं। तो अगर कहते हैं कि एपिडर्मिस अगर आपका डैमेज हो गया, जल गया है मान लीजिए, तो ये वाली अगर लेयर जल जाती है, ये वाली लेयर डैमेज हो जाती है, तो नए सेल जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो फिर इनकी जो है कल्चर कराया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो नए सेल्स जर्मिनेट करते जैसे जैसे नए सेल्स बनते जाएंगे भाई, तो वो ऊपर अरेंज होते जाएंगे और वहां से लेयर और आगे चलते। तो ये जो लेयर है ये स्टेटम स्पाइनोसम कहते हैं इनको। ये वाली जो लेयर है स्टेटम स्पाइनोसम। स्पाइन अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी इसकी करते हैं, जैसे हिस्टोलॉजी देखते हैं, इसके सेक्शन काटते हैं टिश्यू का, तो ये जो इनके बीच में जो जंक्शन है डेस्मोसोम्स की तरह से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो डेस्मोसोम्स एक तरह से दिखने लगते हैं स्पाइन के रूप में, इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्टेटम स्पाइनोसम। कि इनके बीच का जो अटैचमेंट है डेस्मोसोम्स है वो दिखने लगता है, वो हिस्टोलॉजी में दिखती है, इसीलिए इसका नाम स्टेटम स्पाइनोसम है। स्पाइनोसम लगभग 8 to 10 लेयर्स का होगा, और इन्हीं में बीच बीच में मिलेनोसाइट्स भी होंगे, लैंगरहैंस सेल्स भी होंगे। लैंगरहैंस सेल्स यानी वो माइक्रोफाज जो कि इनगल्फ करेंगे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को, जो इनवेड हो रहे हैं अंदर, जो इंटर कर रहे हैं, और मिलेनोसाइट जो मिलानिन प्रोड्यूस करते रहेंगे और स्किन कलर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पाइनोसम। और थोड़ा सा मल्टीप्लाई होंगे, जब ओल्ड हो जाएंगे ये सेल्स, ओल्ड होते जाएंगे, तो ये कुछ इनका जो शेप है ये जो है एक तरह से कॉन्वेक्स टाइप का हो जाएगा, स्पिंडल शेप हो जाएगा। और इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पे एक तरह से प्रोमिनेंट होंगे। तो ग्रेन्यूल्स प्रोमिनेंट होते हैं, इसीलिए नाम इनका दे दिया गया स्टेटम ग्रेन्यूलोसम। इस लेयर में, स्टेटम ग्रेन्यूलेशन वाली लेयर में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिखने लगते हैं, इनके लैमिलर ग्रेन्यूल्स। और वो लैमिलर ग्रेन्यूल्स क्या सिक्रीट करेंगे, सीलेंट, वो वाटर रिपेलेंट सीलेंट, लिपिड कंटेंट होता है, लिपिड रिच होता है, ठीक है, लेकिन वाटर को रिपेल करेंगे ये। तो ये जो लैमिलर ग्रेन्यूल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं वो सीलेंट। दूसरा चीज ये है कि इनके अंदर जो केराटिनोसाइट्स है, जो अभी ये स्पिंडल शेप हो गए हैं, इनके अंदर एक एंजाइम होता है केराटोहाइलिन। क्या होते हैं, केराटोहाइलिन। ये केराटोहाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके पास वो एंजाइम है केराटोहाइलिन, जो टोनोफिलामेंट, जो हमने पहले डिस्कस किया, टोनोफिलामेंट इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसको केराटिन में कन्वर्ट कर देते हैं ये। ठीक है, तो टोनोफिलामेंट सब ये केराटिन में प्रोड्यूस होना, यहाँ पे इस वाली लेयर से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इनके जो न्यूक्लियस है, इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी लेयर से ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरी चीज ये है कि टोनोफिलामेंट, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, वो केराटिन में प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो लैमिनर ग्रेन्यूल्स है इनका, वो सीलेंट प्रोड्यूस करेगा। और वो जो सीलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, पहली बात है ये सीलेंट, ये जब गैप्स होते हैं, जो सेल्स के बीच में गैप है, चाहे वो स्ट्रेटम लैसिडम ऊपर वाले जो लेयर्स है या नीचे वाली लेयर्स है ग्रेन्यूल्स है, इनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेसेस में फिल हो जाएगा वो सीलेंट फिल हो जाएगा, जिससे कि वाटर सॉल्युबल कंटेंट या वाटर अंदर नहीं आ पाएगा, और अंदर बॉडी का जो वाटर लॉस है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे सीमेंट में हम लोग सीलेंट लगाते हैं, वैसे इनकी फर्स्ट वाले इन सब लेयर्स में वो सीलेंट पूरा भर जाता है। ठीक है, तो वाटर रिपेलेंट जो सीलेंट है, लैमिलर ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करता है, टोनोफिलामेंट से केराटिन में कन्वर्ट करता है, केराटोहाइलिन इन्हीं के पास है वो केराटोहाइलिन। और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे फिर ये ओल्ड होते हैं, यहाँ वाली लेयर में आते हैं, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। अब ये सेल्स पूरे डेड हो चुके हैं, ये पूरा केराटिन से भर गया है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिक रहती है। तो अगर थिक स्किन की बात करेंगे, तो ये स्ट्रेटम लूसिडम ही एक ऐसा लेयर है जो डिफ्रेंशिएट करता है थिन स्किन और थिक स्किन में, क्योंकि थिन स्किन में ये अब्सेंट होता है, थिक स्किन में ही ये मिलता है।
ठीक है। तो थिन स्किन में ये वाली लेयर नहीं रहेगी, थिन स्किन में स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, उसके बाद ग्रेन्युलोसम से स्ट्रेटम कॉर्नियम पे आ जाएंगे हम। ये वाली लेयर है, ये लगभग 20 to 25 लेयर्स होंगी और ये डेड सेल्स होते हैं, क्लियर डेड फील्ड विथ केराटिन। ये पूरे सेल्स में केराटिन भरा होता है और ये डेड सेल्स होते हैं। जैसे फिर एक और माइटोसिस होगी, इनको जो लास्ट वाली लेयर है वो बाहर निकल जाएगी, तो वो रिमूव हो जाती है, स्किन से रिमूव होती रहती है। लगभग 4 से 5 वीक्स में हर एक लेयर निकलती रहती है, डेड लेयर्स हमारी निकलती रहती हैं, वो हमें पता नहीं चलता है लेकिन ये निकलते रहते हैं क्योंकि इनमें माइटोसिस लगातार होती जाती है। तो ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये डेड सेल्स होते हैं इसीलिए क्रिएटिन होते हैं, और फ्लैट स्क्वैमस सेल्स होते हैं इसीलिए एपिडर्मिस को हम कहते हैं कि ये भैया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, और केराटिन है इसके अंदर इसलिए इसको कहा जाता है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग हो गया इसी में डिस्कस करने में, तो डर्मिस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट है वो डर्मिस है, और डर्मिस का मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जबकि एपिडर्मिस हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, सबसे पहली बात इसमें वो कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं है। इनको जो सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा वो डर्मिस वाले पार्ट से मिलेगा। यहाँ ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होंगी, वो ब्लड कैपिलरीज सिक्रीट करेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू ये न्यूट्रिशन इनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस है। नेक्स्ट क्लास में डर्मिस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।